तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हॉब्स के राजनीतिक दर्शन के जो मुख्य तत्व हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने हॉब्स की बुक्स वगैरह, बेसिक इंट्रोडक्शन बुक्स, उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसको पढ़ लिया है। अब हम लोग हॉब्स के राजनीतिक दर्शन के जो मुख्य आधार हैं, जिनके बेसिस पे वो आगे चल के अपनी पूरी फिलॉसफी रचना करता है, उसको देखेंगे। तो जो पहला है वो है यांत्रिक या वैज्ञानिक भौतिकवाद। तो वो मैकेनिकल या साइंटिफिक मटेरियलिज्म की बात करता है, मैकेनिकल या साइंटिफिक मटेरियलिज्म की बात करता है। बेसिकली उसका उद्देश्य क्या था, वो राजनीतिक जो दर्शन है उसको वैज्ञानिक रूप देना चाहता है। ये समय ऐसा है जहाँ पर हॉब्स जो रह रहा था वो वहाँ पर साइंस है ना अपने चरम बिंदु पर था, और साइंस जो थिंकर या जो वैज्ञानिक अपने आप को साइंटिफिक करार दे देता था, उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी थ्योरी की या उसकी जो बातें हैं उसकी बढ़ जाती थी। इसलिए वो चीज़ों को साइंटिफिक बनाने का प्रयास करता है। तो उसका मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसे हम नेचुरल साइंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और नेचुरल साइंस में जिस प्रकार से सिद्धांत गढ़े जाते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, ऐसे सिद्धांत हम भी गढ़ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो उसने अपने राज दर्शन, फॉर एग्जाम्पल निरंकुशतावाद या धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार किया। तो उसने अपने राज दर्शन, निरंकुशतावाद एवं धर्मनिरपेक्षता के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार किया है। और हॉब्स वस्तुतः जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता है, वो ऐसे मेथड का इजाद करता है जो साइंटिफिक है इन नेचर, और उनके माध्यम से वो पॉलिटिकल फिलॉसफी को गढ़ना चाहता है। इसके बारे में आगे हम और पढ़ेंगे, इसको विस्तार से समझेंगे। अभी बेसिक चीज़ें आप देख लीजिए इसमें। फिर रेडिकल इंडिविजुअलिज्म या साइकोलॉजिकल इगोइज्म की ये बात करता है। तो उसका मानना है कि जो व्यक्ति है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी होता है। तो वो मानव स्वभाव के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो वो बताता है कि एक व्यक्ति स्वार्थी होता है, ग्रीडी होता है ना, वो केवल अपना हित देखता है। तो और हर व्यक्ति में यही गुण पाए जाते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में यूनिवर्सल इगोइज्म का कॉन्सेप्ट भी देखा था कि हर व्यक्ति केवल ऐसा ही है ना। मैकियावेली में भी हमने देखा था। तो व्यक्ति ऐसा ही है, कैसा है, वो ग्रीडी है ना, अपने सेल्फ इंटरेस्टेड है ना, सेल्फ इंटरेस्टेड है, ग्रीडी है, उसके अंदर केवल अपने ही हित, सेल्फ इंटरेस्ट ही उसको दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। और चाहे व्यक्ति जहाँ भी रहे देश काल परिस्थितियों में, उससे मायने नहीं रखता। हर व्यक्ति एक प्रकार से साइकोलॉजिकल इगोइज्म से पीड़ रहता है। और सबसे बड़ी बात ये आगे चल के बोलता है कि एक व्यक्ति के अंदर चूंकि ये सब चीजें रहती हैं, तो इनको मानने में भी कोई गुरेज नहीं है ना। तो क्या है, थिंकर अपने आप को ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम अहमवादी हैं या हम साइकोलॉजिकल इगोइज्म से प्रेरित हैं, या जो व्यक्ति है वो भावनात्मक और वैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है। ये कहना कहीं न कहीं वो अपने आप को, जो थिंकर्स हैं वो ऐसा कहना नहीं चाहते थे, है ना? लेकिन जो हॉब्स है वो कहता है कि एक व्यक्ति इंडिविजुअलिस्ट होता है, उसे केवल अपना ही हित समझ में आता है, और चूँकि व्यक्ति के अंदर जो गति होती हैं वो गतियाँ ही, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ले जाती हैं, इसलिए इसमें मानने में भी कोई गुरेज नहीं रखना चाहिए व्यक्ति को। तो वो कहीं न कहीं एक जो टैबू बना हुआ था कि जो फिलॉसफर हैं उस चीज़ से बचते थे अपने आप को, है ना, इगोइस्ट या मनुष्य का इस प्रकार से चित्रण करने से कि मनुष्य इगोइस्ट है ना, मनुष्य सेल्फ इंटरेस्टेड है, उसको भी उसने एक प्रकार से इस जो टैबू है उसको दूर कर दिया उसने। फिर आगे चल के वो नाम रूपवाद का कॉन्सेप्ट देता है, नॉमिनलिज्म का। तो बेसिकली ये जो डिबेट है शुरू से चली आ रही है। तो हमने सोफिस्टों को पढ़ा था, तो वो ना मटेरियलिस्ट थिंकर थे, ना प्लेटो को पढ़ा था तो वो आइडियलिस्ट थिंकर था। तो ये जो डिबेट है शुरू से ही, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से ये चली आ रही है। तो हॉब्स भी यहाँ आते-आते केवल जड़ जगत को, यानी भौतिक जगत को, मटेरियल वर्ल्ड को ही सत्य मानता है। वो चेतन जगत को या वर्ड ऑफ आइडिया को सत्य नहीं मानता है। और इसी के कारण हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स करके एक थिंकर है, वो हॉब्स के बारे में बोलता है कि जो हॉब्स है हम सबका पिता है। क्यों? क्योंकि उसने भौतिक जगत की जो बातें हैं उसको सर्वोपरि माना, और चेतन जगत को कहीं न कहीं उसने नकार ही दिया। तो इसलिए मार्क्स कहता है कि जो हॉब्स हम सबका पिता है। फिर इसमें जो चौथा पॉइंट है, तो हॉब्स में उपयोगितावादियों जैसे कि बेंथम एक उपयोगितावादी थिंकर था। हालाँकि पहला उपयोगितावादी थिंकर नहीं है, लेकिन जो उपयोगितावाद का जो टोटलिटेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो कहीं न कहीं बेंथम से ही प्रभावित है, और उसका ही नाम लिया जाता है। तो ये हॉब्स है वो उसके अंदर उपयोगितावादियों वाला फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म पाया जाता है ना? फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म पाया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हॉब्स क्या कहता है कि जो मनुष्य में जो गतियाँ होती हैं उसे प्रभावित करती हैं, और जो चीज़ें हमें सुख देती हैं उन्हें वो फेलिसिटी कहता है, और जो चीज़ें उन्हें दुःख देती हैं उसे वो इविल कहता है। आगे चल के बेंथम भी ऐसी बातें करता है कि जो ना मनुष्य है वो 2 सोवरेन के अंदर
दो सोवरेन से गाइड होता है, पेन और प्लेजर। और जो चीज़ें उसे पेन देती हैं, मनुष्य उसको अवॉइड करता है, जो प्लेजर देती हैं वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। तो ये जो फिलॉसफी है, ये हॉब्स भी एक प्रकार से इसको अपनाता है। और ना केवल ये मनुष्य के ऊपर लागू होती हैं फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म की पॉलिसी, बल्कि ये गवर्नमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर भी चीज़ें लागू होती हैं। तो बेंथम आगे चल के ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है। वही बात है कि अगर हमें किसी ना कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम है, उससे हमें ग्रेटेस्ट गुड प्राप्त हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का एक प्रकार से हित सध रहा है, तो हमें उसके साथ जाना चाहिए, है ना? तो चूँकि अब लोगों को निरंकुशता से या लोगों को एक प्रकार से स्टेट ऑफ नेचर से मुक्ति मिल जाएगी, अगर हम एक सर्वसत्तावादी सॉवरेन या लेवियाथन क्रिएट कर देंगे, तो ऐसा किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे लोगों का हित कहीं न कहीं प्रोटेक्ट हो रहा है। और उसके अंदर फ्रांसीसी विश्वकर्ताओं का वैज्ञानिक बुद्धिवाद भी पाया जाता है। इसको हम साइंटिफिक रैशनलिज्म भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी फिलोसॉफिकल बिलीफ्स है या डिसीजंस हैं, वो एक प्रकार से रीजन और साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर, है ना? कोई भी जो डिसीजंस हैं, उन्हें हम साइंटिफिक और एक प्रकार से साइंटिफिक नॉलेज और रीजन के आधार पर हमें लेना चाहिए, ना कि हम अपनी सोच रहे हैं, कोई बातें सोच रहे हैं जैसे कि प्लेटो जैसे थिंकर करते थे। नहीं, हमें रीजन और साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ये इनकी बातें थी, जो फ्रांसीसी विश्व कोष करता थे, ये उनकी बातें थी। तो दोनों से ये कहीं न कहीं अपनी बातें लेता है। फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म और वैज्ञानिक बुद्धिवाद दोनों को समन्वय हॉब्स में पाया जाता है। सर फ्रेडरिक पोलक क्या कहते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के लिए उपयोगितावादियों ने लेवियाथन की नाक में नकेल डाल दी थी। इन द सेंस कि उपयोगितावादियों ने क्या कहा? उपयोगितावादियों ने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, यानी कि अगर 51% लोगों का हित हो रहा है, तो आप 99 है ना 49% लोगों के हित को दरकिनार कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को इन्होंने इंश्योर किया, है ना? तो लेवियाथन ऐसा नहीं कर सकता है कि अपने हिसाब से काम करेगा, है ना? उसके ऊपर लिमिटेड गवर्नमेंट का या एक प्रकार से मैक्सिमम लोगों के हित करने का कहीं न कहीं उसके अंदर दबाव आ गया है। तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो मेजॉरिटी के जो है ना इंटरेस्ट है उसको दरकिनार कर सकता है। लेवियाथन ऐसा नहीं कर सकता है, राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। आगे चल के हम लॉक को भी देखेंगे तो वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है कि अब जो एक प्रकार से जो राज्य है वो कहीं न कहीं मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंश्योर करेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। तो जो लेवियाथन सर्वसत्ताशाली था, वो किसी की नहीं सुनने वाला था। उस पर जो उपयोगितावादियों ने नकेल किस चीज़ का कस दिया कि आप मेजॉरिटी के इंटरेस्ट को कहीं न कहीं दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए अब इसमें और आगे देखते हैं। तो हमने जो यांत्रिक और वैज्ञानिक भौतिकवाद पढ़ा था उसको और अच्छे से देखते हैं। तो हॉब्स को यांत्रिक या वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है। तो हॉब्स के जो राजनीतिक विचार हैं बेसिकली ज्यामिति और भौतिक विज्ञान से प्रभावित है ना? क्यों? क्योंकि इनमें तर्क होता है ना? इनमें साइंटिफिक नॉलेज होता है, इनमें रीजन होता है। और जो चीज़ें रीजन और साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर सिद्ध की जाती हैं, वो कहीं न कहीं स्थायी होती हैं, है ना? वो स्टेबल होती हैं, चीज़ें बदलती नहीं हैं इतनी फ़ास्ट, और वो हर जगह एप्लीकेबल होती हैं। तो आगे चल के जो हॉब्स है, ये यूक्लिड की ज्यामिति से प्रभावित होकर हॉब्स ने अपने अध्ययन में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो ज्यामिति में बेसिकली पहले से ही एक डिसीजन ले लिया जाता है, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये पहले से सोच लिया जाता है, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही हॉब्स क्योंकि उससे प्रभावित था इंडक्टिव मेथड से और यूक्लिड की ज्यामिति से, इसलिए वो अपने जो पद्धति है, अपने जो अध्ययन है, उसमें इंडक्टिव मेथड को अपनाता है और पहले से ही ये मान लेता है कि मानव स्वभाव ऐसा है ना? मानव स्वभाव स्वार्थी है, सेल्फ इंटरेस्टेड है ना? फिकल माइंडेड है। तो ये सब चीज़ें वो पहले से सोच लेता है, फिर कहीं न कहीं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ऐसा मानव स्वभाव है, इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जो अराजकता है या जो भी कुछ है स्टेट ऑफ नेचर में, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि मानव स्वभाव ही ऐसा है। हॉब्स का एक आधार वाक्य है कि मानव का स्वभाव बुरा है और फिर इसको सिद्ध करता है ना? तो वही पहली बात वो बोलता है कि मानव का स्वभाव बुरा है, वह लालची है ना? वह स्वार्थी है और एक प्रकार से सेल्फ इंटरेस्टेड है, और फिर उसको वो सिद्ध करता है ना? वेरियस जो उदाहरण देता है, उसके सामने हमने देखा था कि प्यूरिटन रिवॉल्यूशन हुआ था और जो इंस्टेबिलिटी का पीरियड आया था, जहाँ पर इवन 1648 में जो राजा है वहाँ का, उसकी हत्या कर दी गई थी, है ना? चार्ल्स फर्स्ट की। तो ये बातें वो फिर सिद्ध करता है कि ऐसा होता है। गैलीलियो की जो रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथोडोलॉजी है का ये अनुसरण करता है। तो इसको पिछले लेक्चर में भी समझाया गया था, रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड क्या होता है या मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो इसमें बेसिकली जो कोई बड़ा
ना बड़ी फिलॉसफी है, बड़ा सिद्धांत है, उसको छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और फिर उसको एकत्रित कर दिया जाता है। तो आपको अगर एक बड़े हाथी को खाना है, एक कहावत है इंग्लिश में कि इफ यू वांट टू ईट एन एलिफेंट कट इट, है ना, पीस, है ना, इनटू पीस, है ना, कट इट इनटू वेरियस पीसेस। तो अगर आप किसी को कोई है ना बड़ी फिलॉसफी देना चाहते हैं या चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उसको आप छोटे-छोटे हिस्सों में समझिए, फिर उसको एक प्रकार से कंपोजिट कर दीजिए, उसको पूरी तरह से उसको संयमित कर दीजिए और एक सिद्धांत आप ले आइए। तो ये रिज़ोल्यूटिव कंपोजिट मेथड को अपनाता है, जहाँ पर ये चीज़ों को पहले उसके एक-एक हिस्से करता है, उनको समझाता है, समझता है और फिर उसको एकत्रित कर देता है। हॉब्स का एटॉमिक सोसाइटी का सिद्धांत व कॉमनवेल्थ की रचना रिज़ोल्यूटिव कंपोजिट मेथड से ही प्रभावित है। तो एटॉमिक मैन या एटॉमिक सोसाइटी, इसका मतलब क्या है? जैसे एक अणु होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है, वैसे एक इंडिविजुअल होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो इंडिविजुअल ही यही आगे चल के, है ना, अगर हम इंडिविजुअल के मानव स्वभाव का अध्ययन कर लेंगे या इंडिविजुअल के स्वभाव का अध्ययन कर लेंगे और फिर हम इसे सोसाइटी पर लागू कर देंगे और इसे कंपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें सोसाइटी का स्वभाव पता चल जाएगा। ना, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप उसको अध्ययन करिए, फिर उसको अप्लाई कर दीजिए बड़े संदर्भ में, सोसाइटी के संदर्भ में। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक सोसाइटी का, है ना, कि मनुष्य चूँकि जो एटम है अपने आप में स्वतंत्र होता है और जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल से मिलकर बनी है और इंडिविजुअल के जो स्वभाव होंगे या उनका जो हित होगा वही सोसाइटी का हित होगा और इसके माध्यम से वो आगे बातें करता है। और कॉमनवेल्थ की रचना में भी ये बातें ऐसा करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने आपस में जुड़ के एक कॉमनवेल्थ का निर्माण किया सामाजिक समझौते के माध्यम से। एटॉमिक सोसाइटी व्यक्तिवाद पर आधारित है। वही बात है कि एक जो व्यक्ति होता है अणु की तरह होता है, इंडिविजुअल जो कि फ्री होता है और सोसाइटी को कोई हक नहीं है कि वो इंडिविजुअल की, है ना, इंडिविजुअल को स्वतंत्र ना छोड़े, है ना। तो ये बात है, आगे बोलता है। गैलीलियो की तरह हॉब्स भी मानता है कि प्रत्येक वस्तु गतिमान है। तो गैलीलियो की तरह हॉब्स भी क्या मानता है कि प्रत्येक वस्तु गतिमान है, स्थिर नहीं है। एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना, सभी थिंग गतिमान है, स्टेबल नहीं है, हर चीज गतिमान है। लेकिन गति के लिए वो बाह्य दबावों को महत्वपूर्ण मानता है, ईश्वरीय या पारलौकिक सत्ता को नहीं। तो गति क्यों हो रही है? गति क्यों हो रही है? ये क्यों हो रही है? जैसे हम आगे चल के या पहले हम लोगों ने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था, तो उसने भी कहा था कि जो गति है हो रही है निरंतर, एक व्यक्ति, है ना, जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट था, साध्यमूलक जो सिद्धांत था अरिस्टोटल का, उसमें वो बोलता है कि हर व्यक्ति या वस्तु का कोई न कोई एक साध्य होता है और उस साध्य को जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक गति चलती रहती है। इस प्रकार ये भी मानता है कि हर वस्तु या व्यक्ति गतिमान होता है, उसका एक कोई परम लक्ष्य होता है जो उसे वो प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो ये गति होती है, ये बाह्य दबाव के कारण नहीं होती है, सॉरी, ये जो गति है इंटरनल दबाव के कारण या ईश्वरीय या पारलौकिक सत्ता के कारण नहीं, बल्कि बाह्य दबाव के कारण ये एक प्रकार से गतियाँ होती हैं। जब हम लोग मार्क्स को पढ़ेंगे तो वो गतियों के लिए इंटरनल जो कॉजेज़ हैं या इंटरनल जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको महत्वपूर्ण मानता है कि जो इंटरनल प्रेशर्स हैं वो गतियों को करते हैं, जो मार्क्स बोलता है। लेकिन हॉब्स बाहरी दबावों को आवश्यक मानता है। अच्छा, बाहरी दबाव कौन से? तो जैसे मान लो ये मटेरियलिज्म की बातें करता है, कहता है कि व्यक्ति इंडिविजुअलिस्ट है। तो व्यक्ति के अंदर जब हम लोग किसी व्यक्ति का अच्छा मकान, अच्छा घर देखते हैं तो हमारे अंदर एक गति उत्पन्न होती है और उस गति को प्राप्त करने या उस गति को एक प्रकार से जब गति उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर तो हम वो चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं और ये गति तब रुकती है जब हम उस चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। और आगे चल के जो हॉब्स ये कहता है कि गतियाँ, है ना, गति हमेशा बनी रहती है। तो बाहरी दबाव क्या है? हमने देखा किसी के घर, किसी का मकान, किसी की गाड़ी देखा, तो ये बाहरी दबाव हमारे अंदर आया, मस्तिष्क में आया, हमारी मांसपेशियों में एक प्रकार से कंपन पैदा हुआ और हम उसे प्राप्त करने के लिए चल पड़े। तो हमारे अंदर गति कहाँ से आई? बाहरी दबाव से आई। जबकि जो मार्क्स है वो कहता है कि गतियों के लिए बाहरी दबाव नहीं, इंटरनल जो प्रेशर है वो महत्वपूर्ण है। तो जो पूंजीपतियों और सर्वहारा के बीच जो इंटरनल खींचतान है उसके कारण गतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। जबकि ये कहता है कि बाहरी आवरण से हमारे अंदर गतियाँ आती हैं। हॉब्स ऐसा बोलता है। इसको और अच्छे से इसमें समझेंगे कि हॉब्स का मानना है कि मनुष्य निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी है, हमेशा सक्रिय रहता है, उसके मन में कुछ न कुछ खुरापात चलती ही रहती है। एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो ये कहता है कि जो देयर इज अ डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर, है ना, एक मनुष्य के अंदर शक्ति के लिए पावर, है ना, शक्ति के लिए डिजायर होती है और वो जो डिजायर है वो हमेशा बनी रहती है। इट कीप ऑन हैपनिंग अंटिल वन डाई, तो या वन डाइज, तो और ये जो डिजायर है ये कब खत्म होती है? जब एक व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है ना। हमारे अंदर जो हमारे मस्तिष्क में गतियां हैं वो तब तक नहीं खत्म होती जब तक कि मस्तिष्क काम करना नहीं बंद कर देता है। मस्तिष्क कब काम करना बंद कर देता है? जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
तो यही बात है कि मनुष्य निरंतर सक्रिय रहने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर इच्छाएँ हमेशा पनपती रहती हैं और उसकी इच्छाओं को पनपने का कारण क्या है? बाहरी दबाव, जो हम लोगों के घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ देखते हैं, तो हम भी उस चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। मानव इच्छाओं का दास होता है और ये इच्छाएं उसे निरंतर गतिमान रखती हैं, ऐसा ये बोलता है। तो आपके अनुसार सृष्टि में पदार्थ के अलावा कुछ नहीं, तो जो कुछ भी है मैटर है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो कुल मिला के इहलोक है जो है, परलोक जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो ये ईश्वर, आत्मा, परलौकिक जगत या प्रत्यय आदि को कुछ नहीं मानता है, जिसकी बातें कौन करता है? प्लेटो करता है। तो ये प्लेटो के एक प्रकार से दर्शन से कहीं ना कहीं नाखुश था और उसके इतर ये क्या बताता है कि जो कुछ है मैटर है, जो जिसकी बातें कौन कर रहे थे? सोफिस्ट जिसकी बातें कर रहे थे। इस प्रकार जो हॉब्स है वैज्ञानिक या यांत्रिक भौतिकवाद की नींव रखता है और इसी कारण लियो स्ट्रॉस करके हमने पिछले लेक्चर में जो हमने मैकियावेली को पढ़ा था, उसने मॉडर्निटी की 3 वेव्स बताई थी। तो उसने जो लियो स्ट्रॉस है क्या बोलता है? हॉब्स को वैज्ञानिक राजनीति का जनक बोलता है, वैज्ञानिक राजनीति का जनक बोलता है। हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकवाद, जबकि जो मार्क्स है वैज्ञानिक समाजवाद व द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रवर्तक है। तो हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकवाद, मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद या अथवा या वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन जहाँ हॉब्स पदार्थ में गति के लिए बाह्य दबाव आवश्यक मानता है ना, हमारे अंदर जो इच्छाएं पैदा होती हैं बाहरी चीजों को देख के, है ना, तो हॉब्स क्या मानता है? गति का कारण बाह्य दबाव को मानता है। वहीं मार्क्स आंतरिक विरोधों को, जो कि पूंजीपति और सर्वहारा के बीच में है, उसका कारण मानता है कि पदार्थ में गति उत्पन्न होती है। हॉब्स ने स्वयं कहा है, सॉरी हॉब्स नहीं मार्क्स है, मार्क्स कहता है कि हॉब्स हम सबका पिता है। हॉब्स हम सबका पिता है क्योंकि इसने मैटर की बात की है और मैटर को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, तो इसलिए ये क्या कहता है मार्क्स की हॉब्स हम सबका पिता। फिर सीबी मैकफेरसन हॉब्स को शक्ति राजनीति का विज्ञान पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति मानता है। शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स। अब चूंकि पावर पॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं अनंत हैं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और इच्छाओं को पूरा करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है पावर। अगर आपके पास पावर होगी, चाहे वो पावर पैसे की हो, चाहे वो पावर एक प्रकार से मिलिट्री पावर हो, है ना, जब आपके पास शक्तियां होंगी तभी तो आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए या आप आईएएस प्रधानमंत्री बन गए, तो आपके अंदर पावर आ जाएगी, तो आप अपनी जो सारी इच्छाएं हैं उनको पूरी कर लेंगे। तो इसलिए ये राजनीति को गेटिंग ऑफ पावर, है ना, पावर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखने की बात ये करता है। शक्ति राजनीति का विज्ञान पेश करने वाला पहला राजनीति है। क्यों? और हमें शक्ति की चाह क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं और इच्छाओं को पूरा करने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? पावर है। अब हॉब्स के हम लोग राजनीतिक दर्शन को देखते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ हॉब्स। तो हॉब्स ने अपने राजनीतिक दर्शन में अरस्तुवादी व मध्ययुगीन दोनों अवधारणाओं को नकार दिया। इसने अरस्तुवादी और मध्ययुगीन जो धारणाएं थी उनको, यानी मध्ययुगीन जो अवधारणाएं थी, परलौकिक की बातें कर रहे थे, है ना, इनकी बातों को इसने नकार दिया है और मटेरियलिज्म की ओर इसने फोकस किया है, मटेरियलिज्म के लिए फोकस किया है। अरस्तु मैटर और फॉर्म्स दोनों को महत्वपूर्ण मानता है, मैटर और फॉर्म्स दोनों को महत्वपूर्ण मानता है और कहीं ना कहीं जो हॉब्स है कहता है कि अरस्तु दोनों चीजों में कंफ्यूज कर रहा है ना, कहीं तो ये मैटर को सही मान रहा है, कहीं ये फॉर्म्स को मान रहा है। तो अब एक चीज के साथ रहो ना, फॉर्म्स यानी वही आइडिया। तो ये हमने देखा था कि प्लेटो केवल आइडिया की बात करता है, जबकि जो अरस्तु है ये मैटर और फॉर्म्स दोनों को एक प्रकार से गति के लिए महत्वपूर्ण मानता है। तो हॉब्स इसको नकारता है, कहता है ऐसा नहीं है, केवल मैटर ही है जो इम्पोर्टेंट है, फॉर्म्स इम्पोर्टेंट नहीं। हॉब्स इन दोनों के विपरीत राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। तो जो अरस्तुवादी हैं या अरस्तु है वो राज्य को नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानता है, साबियाबी संस्था मानता है। और मध्ययुगीन इसे, है ना, दैवी सत्ता का, ये, है ना, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं राज्य की, और ये राज्य को, है ना, देवताओं का प्रतिनिधित्व मानते हैं, है ना, या राजा को देवताओं का प्रतिनिधि मानते हैं। ये दोनों चीजों को नकारता है और राज्य को कृत्रिम मानता है और आर्टिफिशियल मानता है इसे, और कहता है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति अपनी ग्रीड के कारण करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? सामाजिक समझौते के माध्यम से। इसका निर्माण मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए किया है, सामाजिक समझौते के माध्यम से। और फायदा क्या हुआ? समस्याएं क्या थी उनको? उनकी लाइफ सुरक्षित नहीं थी, है ना, उनकी लाइफ सुरक्षित नहीं थी, तो उसको अपने फायदे के लिए, अपनी जो है ना, अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो एक प्रकार से वो जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने राज्य का निर्माण किया है। तो कहीं ना कहीं उनका फायदा था, राज्य अपने आप पैदा नहीं हुआ। हॉब्स के अनुसार राज्य का अंतिम स्रोत मनुष्य का आत्मरक्षा का अधिकार है। तो जो राज्य का अंतिम स्रोत क्या है? मनुष्य की आत्मरक्षा का अधिकार। तो राज्य
पैदा किस लिए हुआ है? मनुष्य की आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, यानी है ना, ह्यूमन को प्रिजर्व करने के लिए बना है ना, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो सुरक्षा है, उसको बनाए रखने के लिए बना है। और अगर इन केस राज्य उसी को नहीं पूरा करने में सफल हो पा रहा है, तो राज्य के खिलाफ रिवोल्ट की बातें आगे चल के हॉब्स करता है। जबकि जो लॉक है वो राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात करता है। जबकि ये केवल एक राइट देता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन का, यानी आप अपनी लाइफ की रक्षा के लिए राज्य के साथ रिवोल्ट कर सकते हैं। जबकि लॉ तीन चीजों को कहता है कि अगर वो आपके लाइफ के साथ छेड़छाड़ करता है, आपकी लिबर्टी और प्रॉपर्टी के साथ, तो आप उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या राज्य के खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। राज्य निर्माण की तर्क संगत जो विधि है, उसके चरण क्या है? तो सबसे पहले ये मानव स्वभाव के बारे में बोलता है। मानव स्वभाव के बारे में क्या बोलता है? मानव स्वार्थी है, ग्रीडी है ना, ये स्टेट, और यहाँ पर जो हर व्यक्ति अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करना चाहता है और दूसरे के इंटरेस्ट से उसे कोई मतलब नहीं है। तो चूंकि मानव स्वभाव ऐसा है, इसलिए एक प्राकृतिक अवस्था मत्स्य न्याय पैदा हो जाती है। क्योंकि मानव स्वभाव ग्रेडी है, स्वार्थी है, तो वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी की हत्या भी कर सकता है। तो प्राकृतिक अवस्था सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कॉन्सेप्ट है। जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्ति होगी, वो उतनी ज़्यादा चीज़ों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। और जो प्राकृतिक अवस्था है, वहाँ पर प्राकृतिक अधिकार दिए जाते हैं, वहाँ पर प्राकृतिक नियम होते हैं। वो 19 आर्टिकल ऑफ पीस की बात करता है, 19 आर्टिकल ऑफ पीस की बात करता है। उसमें से 3 महत्वपूर्ण वो आर्टिकल बताता है, आगे चल के हम उसको पढ़ेंगे भी। तो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार कैसे होते हैं? इवन आपको किसी की जान लेने का भी प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक जो स्टेट है, स्टेट ऑफ नेचर है, प्राकृतिक अवस्था है, वहाँ पर आपके पास उतनी ही ताकत है जितनी आपके पास शक्ति है। तो अगर आपके पास आप सर्वशक्तिशाली वहाँ पर बन गए, तो आप किसी की जान ले सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी लूट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ भी प्राकृतिक अधिकार हैं, लेकिन कैसे अधिकार हैं ये? इवन आप दूसरों को हत्या भी कर सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल खुले अधिकार आपको मिले हुए हैं, आपके अधिकारों पर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। प्राकृतिक नियम केवल 19 नियम की चर्चा ही करता है। कुछ प्राकृतिक नियम है, क्योंकि अब लोगों को एक दूसरे के साथ रहना भी है, तो कुछ नियम है ना, एक असभ्य समाज में भी बनाए जा सकते हैं, तो स्टेट ऑफ नेचर में तो बनाए गए थे। फिर सामाजिक, और इस अवस्था से अब निकलने के लिए, क्योंकि ये अवस्था कैसी है, आपने देखा होगा कि हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं, इसका भी हमें प्राकृतिक अधिकार है। इससे क्या है कि ना लोगों के अंदर कला, विज्ञान, ना उद्योग, ये सब सुरक्षित नहीं रहता है ना। पता नहीं आज हम उद्योग खड़ा करें, कल कोई आए के लूट के चला जाए, तो हमारी जो सारी जो फोकस है वो सुरक्षा पर हो जाता है। इससे उद्योग, कला, साहित्य, इस सब का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए सामाजिक समझौता होता है। और कॉमनवेल्थ, जिसे हॉब्स राज्य कहता है, का निर्माण किया जाता है। तो ये चलिए इसको अलग एक एक क्रम से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मानव स्वभाव को देखते हैं। तो अरस्तू के विपरीत हॉब्स मानव की जो प्रकृति है सामाजिक नहीं है, ऐसा मानता है। तो हाँ, जो अरस्तू है क्या मानता था कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, है ना, मनुष्य की प्रकृति में होता है साथ में रहना, इसलिए वो राज्य का निर्माण करता है ना। और पहले वो परिवार का निर्माण करता है, फिर परिवार से गांव बनता है ना, गांव से फिर राज्य बनता है। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति में है इकट्ठा रहना, इसलिए वो राज्य का निर्माण अल्टोगत्वा करता है। लेकिन जो हॉब्स है ये नहीं मानता है कि मनुष्य सोशल प्राणी है। उसका मानना है ना, वो मैकियावेली की तरह मानता है कि हर व्यक्ति लालची होता है, स्वार्थी होता है, अहंकारी व शक्ति के लिए अदम्य इच्छा रखने वाला प्राणी होता है ना। उसके अंदर स्वार्थ होता है, लालच होती है ना, अहंकारी वो होता है और शक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहता है। शक्ति की अदम्य इच्छा उसके अंदर रहती है ना। हमने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया था कि देयर इज अ डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर इन ह्यूमन, है ना। उसके अंदर पावर के लिए हमेशा डिजायर बनती रहती है ना। एक इच्छा हमारी पूरी होती है, फिर वो बनी रहती है। तो यही है व्यक्ति, है ना। मैकियावेली व्यक्ति के 3 मूल प्रवृत्तियां बताता है। व्यक्ति में 3 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, प्रेम, भय और संपत्ति की चाह। तो हम देखा था कि अगर प्रिंस को सबसे प्रेम करना चाहिए, है ना। लेकिन भय और प्रेम में अगर कोई बातें आए, तो व्यक्ति को जो प्रिंस है उसे भय का सहारा लेना चाहिए। और संपत्ति की चाह ही, है ना, हर व्यक्ति के अंदर होती है। इतनी चाह होती है कि इवन वो अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है एक व्यक्ति, लेकिन अपने अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन जो उसकी पैतृक संपत्ति है उसको कभी नहीं भूल सकता है। इसलिए राजा को उसकी या प्रिंस को उसकी पैतृक संपत्ति कभी नहीं छीननी चाहिए। तो ये 3 प्रवृत्तियां हैं जिससे मनुष्य गाइड होता है, और इसका उपयोग प्रिंस अपने हिसाब से कर सकता है ना। तो हॉब्स भी 3 ही प्रवृत्तियां या 3 ही बातें करता है। पहला है प्रतिस्पर्धा।
प्रतिस्पर्धा किस लिए होती है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा क्यों करता है? आप एक है ना अपने दोस्त से या आप अपने घर में जो आपके कज़िन्स वगैरह हैं उनसे प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? लाभ के लिए कि आप बन जाएँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँ, आप बन जाएँ ना आईएएस बन जाएँ, आईपीएस बन जाएँ, तो अपने लाभ के लिए आप प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर भय या अविश्वास डिस्ट्रस्ट, तो आपके अंदर भय होता है, आपके अंदर असुरक्षा होती है, आपके अंदर अविश्वास होता है कि कब कौन कहाँ हमारा अहित कर दे। तो ये क्यों? आप किसी पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना? आप जब घर से चलते हैं तो माँ-बाप बोल के कहते हैं कि बेटा कोई रास्ते में कुछ दे तो मत खाना। ये क्यों है? क्यों? क्योंकि अभी भी जो स्वभाव है, जो मैकियावेली कहता है कि मानव स्वभाव अभी बदला नहीं है, तो मानव स्वभाव कभी नहीं बदला है। हाँ, उसको कंट्रोल ज़रूर कर दिया गया है, राज्य जैसी संस्था लाके। लेकिन राज्य भी एक प्रकार से अनलिमिटेड नहीं है, जैसा कि लेवियाथन की बात करता है हॉब्स, उस पर भी नकेल कस दी गई है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट की। ठीक है? तीसरी है कीर्ति, तो हर व्यक्ति एक तो लाभ चाहता है ना? ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है, फिर वो सुरक्षा चाहता है और जब ये सारी इच्छाएँ उसकी पूरी हो जाती हैं, तो वो वैभव एवं अपनी अहंकार तुष्टि के लिए काम करता है। तो पहले एक व्यक्ति रोटी, कपड़े, मकान की बात करेगा। अगर ना अपने हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एड में, है ना? तो उसमें हम देखेंगे हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, तो पहले हम रोटी, कपड़ा, मकान की बातें करते हैं, फिर हम सुरक्षा की बातें करते हैं और जब ये सब सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो हम अपनी साइकोलॉजिकल जो नीड्स है, फिजियोलॉजी है ना, साइकोलॉजिकल जो नीड्स है, अहंकार, तुष्टि और वैभव की, है ना, हमें लोग जाने, हम ना बने थोड़ा-सा सिस्टम, ये लोग है ना, हर व्यक्ति चाहता है। तो उसके अंदर जो इच्छाएँ हैं हमेशा कुल मिला के बनी रहती हैं, है ना? तो ये 3 इच्छाएँ होती हैं, प्रतिस्पर्धा की, भय हुआ, अब विश्वास होता है और तीसरी प्रवृत्ति क्या है? ग्लोरी की प्रवृत्ति है और मानव इन्हीं 3 प्रवृत्तियों की वजह से प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्ष करता रहता है। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन होगा, तो अगर 2 है ना, मान लो कि हिरण और शेर के बीच प्रतिस्पर्धा हुई तो कहीं न कहीं शेर ही जीतेगा, या 2 लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई तो कोई एक ही व्यक्ति ही जीतेगा, है ना? तो एक व्यक्ति की सुरक्षा कंप्रोमाइज़ हो गई और केवल एक ही व्यक्ति को अहंकार मिलेगा या एक प्रकार से उसके वैभव या अहंकार की तुष्टि हो पाएगी, सभी की नहीं हो पाएगी। इससे हर व्यक्ति कहीं न कहीं एक प्रकार से असंतुष्ट रहता है, संघर्ष में निरंतर रहता है और अपनी जो शक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। रूसो भी 2 प्रवृत्तियाँ बताता है, एक तो स्वप्रेम, दूसरी है सहानुभूति। स्वप्रेम भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इससे हम अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन कर पाएँगे। अगर हमें अपनी मृत्यु का भय ही नहीं होगा, अगर हमें अपने आप से ही प्रेम नहीं होगा, तो अपने आप को बचाएँगे क्यों? सबसे बड़ी बात। तो स्वप्रेम इसलिए ज़रूरी है, स्वप्रेम को ये सेल्फ इंटरेस्ट भी कहता है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट भी इसलिए ज़रूरी है अपनी रक्षा के लिए और सहानुभूति इससे लोक कल्याण के लिए हम न केवल अपने लिए या अपनी रक्षा करें, बल्कि हम लोगों के साथ भी अच्छा करें। खैर, तो रूसो में पढ़ेंगे ही, लेक्चर इसी का होने वाला है आगे चल के, तो ये पढ़ेंगे, लेकिन ये रूसो भी 2 प्रवृत्तियों की बात करता है। मानव का जो स्वभाव है ये झगड़ालू है, स्वार्थी है, अहमवादी है, शक्तिशाली। ऐसा क्यों है ये? ये ऐसा क्यों है? तो मानव के अंदर 2 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। मानव के अंदर 2 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। एक तो जैविक गति है, ये स्वचालित होती है, जैसे कि हृदय की गति, पाचन गति, ये तो इन है ना, हृदय की गति है, चल रही है, आप उनको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, या पाचन गति है वो अपने हिसाब से चलती रहती है और ये महत्वपूर्ण भी नहीं है, ये शारीरिक क्रियाएँ चलती रहती हैं। इनमें हमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये स्वचालित है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक गतियाँ होती हैं, जो महत्वपूर्ण होती हैं और ये बाहरी उद्दीपकों से पैदा होती हैं और बाहरी उद्दीपक क्या है? दूसरे व्यक्ति की कीर्ति, शक्ति, धन संपत्ति आदि देखकर हम लोग कहीं न कहीं हमारे अंदर साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल मोशन उत्पन्न होता है, हम भी उसी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं और ये बाहरी उद्दीपक हमें कहीं न कहीं हमारे अंदर गतियाँ पैदा करते हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य आपस में झगड़ते हैं, है ना? क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, रिसोर्सेस तो ऐसा है नहीं कि अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो इन जो इच्छाएँ हैं उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य आपस में लड़ते हैं। ये इच्छाएँ पारलौकिक ना होकर शारीरिक व ऐहिक है। तो ये कोई भौतिक या एक प्रकार से पराभौतिक जगत की बातें नहीं है, बड़ा गॉड की बातें नहीं है। ये शारीरिक और ऐहिक इच्छाएँ हैं, हमारी जो इंद्रियाँ हैं, हमारी उनकी इच्छाएँ हैं ये। तो इनको प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जैसे आपको जैसे मान लो JRF प्राप्त करना है, तो कहीं न कहीं आप संघर्ष ही तो कर रहे हैं, ना? ये बात है। इस प्रकार जहाँ मैकियावेली का अहमवाद सार्वभौमिक अहमवाद है, वहीं हॉब्स का अहमवाद मनोवैज्ञानिक अहमवाद है। तो जो मैकियावेली है वो क्या कहता है कि हर व्यक्ति ऐसा ही होता है, ग्रीडी होता है ना? अपना स्वार्थी होता है और वो सार्वभौमिक अहमवाद ही करता है कि हर व्यक्ति ऐसा ही होता है। लेकिन इसको वैज्ञानिक तरीके से किसने समझाया है? हॉब्स ने समझाया है। व्यक्ति
स्वार्थी ग्रीडी होता है ना, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, ग्रीडी होता है, लालची होता है ना, अपना केवल हित चाहता है। ये केवल ऐसी बातें करके मैं केवल ये चला गया कि हर व्यक्ति मानव का स्वभाव है ना हमेशा से ऐसा रहा है और एक मनुष्य ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये बातें हॉब्स बताता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर मनोवैज्ञानिक गतियां होती हैं जो उसके लिए बाहरी उद्दीपक का काम करती हैं, और उन गतियों को या उन उद्दीपकों उन इच्छाओं को जो उनके अंदर जो उद्दीपक होते हैं उन इच्छाएं प्रकट करती हैं, और उन इच्छाओं को प्रकट करने के लिए, उन इच्छाओं को पाने के लिए मनुष्य ये सब चीजें करता है। तो ये है मनोवैज्ञानिक अहम बात। उसके लिए वो रीजन भी देता है कि जो गतियां हैं, मनुष्य ग्रीडी है या लालची है ना, और सेल्फ इंटरेस्टेड है, ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर गतियां पैदा होती हैं। काकवा करके एक थिंकर है, कहता है कि जो हॉब्स है ये पक्का अहम बात है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये समाप्त, सॉरी मतलब ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। आगे हम लोग स्टेट ऑफ नेचर से स्टार्ट करेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो चीज़ें हैं आप लिखते जाइए ना, और डाउट क्लियरिंग सेशन में आप इसको पूछ भी सकते हैं, या मैसेज में डायरेक्ट करके मैसेज में भी इसको आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।